हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज से मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। आज जो हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं वो होगी हमारे मेडिएवल हिस्ट्री के। आप लोगों को मैं यहाँ पे 2016 से लेकर के 2020 तक के जितने भी इन 5 सालों में आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या BHU का एग्जाम हो, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर अप कराने वाली हूँ। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ऐसे ही हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर अप करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर अप करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल पे बन जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि अब जो हमारे आपके एंट्रेंस एग्जाम तक हमारी इन चारों हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के पिछले लास्ट जो आप लोगों के 5 इयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड और भी मैंने क्वेश्चन यहाँ ऐड अप कर रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आज बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने अभी यहाँ पे मैं जो इतने क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि मेडिएवल हिस्ट्री से आप लोगों के मध्यकालीन भारत से किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आपसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, विच वुमेन भक्ति संत इज आइडेंटिफाइड विद द एंकलेट। कौन सी वो महिला भक्ति संत की पहचान पायल से की जाती है। आपके ऑप्शंस है अंडाल की, या अक्का महादेवी की, या मीरा की, या ललेश्वरी की। तो इन चारों में से वो कौन सी महिला है जिसको पायल से, एंकलेट से क्या उनकी पहचान की जाती है। अगर आप लोगों को इन सब के आंसर पता है तो आप साथ ही साथ कमेंट करके आंसर भी बताते रहिएगा। जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड अप करती हूँ आपको मुझे आंसर बताते रहना, ताकि आप लोगों को दिख जाओ। क्योंकि बहुत से बच्चों की मेरे पास आता कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराओ, तो मैं आपके लिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ अलग अलग पार्ट में कि एंशिएंट से किस तरीके से पूछे जाते हैं, मेडिएवल से, मॉडर्न से और वर्ल्ड से, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप आराम से अपने क्वेश्चंस कर पाए। क्लियर हो गया। तो पायल से जो जिनकी पहचान थी वो कौन थी, अक्का महादेवी। कौन थी आपकी, अक्का महादेवी। तो इस वजह से आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था मेडिएवल हिस्ट्री से कि आपको 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि वुमेन डिवोटी और इसमें जो पीरियड्स है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, जो वुमेन की भक्ति से रिलेटेड इसमें से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही बोला गया है। पहले ऑप्शन में बोला था, अगर आप चाहें तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी इनकी नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी में, बट अभी मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ कि कराकल अमियाय अ डिवोटी ऑफ शिवा अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम asceticism in order to attain her goal. And second one is Andal and Kakariar Amaya renounced their social obligation but did not join an alternative order or become nun. तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स आप लोगों की दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर मैं आपको बात करती हूँ हिंदी में, इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप पे यहाँ पे बोला गया था कि जो महिला की भक्तों के बारे में था इसमें से कौन सी काल के बारे में सही है। पहला बोला था, शिव एक भक्त कराईक्वक अमायर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन बोला था कि अंडाल और करायामायर ने अपनी सामाजिक दायित्वों को त्याग दिया था और लेकिन एक वैकल्पिक आदेश में शामिल नहीं हुए या नन नहीं बने। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले क्या होते थे, अगर हमें किसी भी रिलीजन में जाना है, लाइक हमने बौद्ध धर्म माना है, जैन धर्म को अपनाना है किसी को भी, तो उसमें हमें अगर बॉयज है तो वो मॉन्क्स बनते थे और जो गर्ल्स होती थी, वुमेन्स होती थी, वो नन्स बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग नन्स नहीं बने। तो यहाँ पे इसलिए आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा जो आप लोगों का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग had the given doctrine of अद्वैत, वेदांता और मोनिज्म। निम्नलिखित में से किसने अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। यह आपने देखा भी होगा, मैनी टाइम से पूछे भी जाते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऑप्शन दे रखे थे, आदिशंकर,
साइवते नेमार, वैष्णव अलवर या संत तुकाराम। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत या वेदांत या मॉनिज्म जो दिया था वो किसने दिया था? आदि शंकर ने। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इनके बारे में और जानेंगे तो आदि शंकर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर फिलोसोफर थे किसके? भारत के। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ये एक क्या थे? पहली बात तो याद रखना, जो आदि शंकर थे वो क्या थे? हमारे भारत के बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दार्शनिक में से एक थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ये मैं आपको इनके बारे में डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं जितनी मेरे हो सकेगा कि इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है तो वो सब मैं आपको साथ ही साथ कवर अप करवाती चलूंगी। तो शंकर का आपको याद रखना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब? 8th सेंचुरी में हुआ था। और ये ही वॉज अ एडवोकेट ऑफ अधिवत और द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो वे अद्वैत या व्यक्तिगत आत्मा सर्वोच्च ईश्वर की एकता के सिद्धांत के क्या थे? पैरोकार थे, और जो परम वास्तविकता है, जो कि आपके लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता, वेदांता और मॉनिज्म के कौन है, ये किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या है? आदि शंकर ने। क्लियर हो गया? आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नोट डाउन करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से याद रहे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो पूछा गया ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, और इससे रिलेटेड आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा में, वो किस लिए फेमस है? एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल जो प्रसिद्ध है वो किस लिए है? पहला ऑप्शन दिया था इट इज अ ह्यूज विष्णु टेम्पल, यह एक विशाल विष्णु मंदिर से फेमस था। या इट इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चरल टेम्पल, उस मंदिर का बहुत ही अच्छा सुंदर स्ट्रक्चर रहा था। या इट बिलोंग टू द टाइम ऑफ चालुक्य, चालुक्य का समय का ये कैलाशनाथ टेम्पल था। या इट इज अ मैग्निफिसेंट रॉक कट टेम्पल, या ये एक भव्य रॉक कट मंदिर से ये एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल फेमस था। तो आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, अगर जाना है तो कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है किस लिए फेमस है? उसकी जो रॉक, जो उसकी चट्टान है, उसकी कट का जो टेम्पल से ये बना है, पूरा मंदिर बना है, ये एक भव्य रॉक कट मंदिर है, ये इस चीज से फेमस है। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, द फेमस टेम्पल ऑफ कैलाशा hewn out of the rock is located at which of the following early medieval site। तो आपको बताना है कैलाश का वो प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पे चट्टान से तराशा गया निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक मध्य युगीन स्थल पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या होगा? एलोरा में, क्योंकि अब भी हमने यहाँ पर यही बातें यहाँ पढ़ी कि ये कहाँ पर है कैलाशनाथ टेम्पल, तो ये है एलोरा में। ठीक है, तो यहीं पे ये दोनों ही आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एक आपका 2016 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपके 2017 में पूछा गया है, चाहे तो प्रीवियस ईयर उठाइए और चेकआउट कीजिए। तो आपने देखा जो भी मैं आपको यहाँ पॉइंट्स बताती हूँ उन क्वेश्चंस में ही बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक आपने यहाँ देखा, यहाँ आपको बता रखा है कि ये क्या है, रॉक टेम्पल है, तो यही क्वेश्चन वहां पर अपोजिट पूछ लिया था, और यहाँ उस क्वेश्चन में आप लोगों को अगर आप पीछे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में है, ये बात मेंशन कर रखी है, बट नेक्स्ट में यही चीज आप लोगों से पूछ ली गई है। तो पूरी कोशिश क्या करो, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है उस क्वेश्चन में भी जो जो पॉइंट्स है उन सबको याद कर लिया करो, मेन चीजें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अब मैं आपको इनके थोड़े और डिटेल में इसके बारे में और बता देती हूँ, ताकि इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब आप लोग अपने एग्जाम में कर पाए। तो अब हम बात करेंगे कैलाश और कैलाशनाथ टेम्पल को। ये एक लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल है, याद रखना ये कौन सा हिंदू टेम्पल है, क्योंकि शिव भगवान का मंदिर है तो ऑब्वियस है कि ये हिंदू टेम्पल है। ये एलोवेरा केव है और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना कौन से डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इंडिया। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, कौन सी जगह पर है, तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था,
तो आपका ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर से आप लोगों ने अगर नोट करा है तो आपके एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। आगे इन्होंने क्या बोला है, अ मेगालिथिक कार्व फ्रॉम अ रॉक क्लिफ फेस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केव टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो पूरे हमारे संसार में ये क्या है, एक केव टेम्पल है, गुफा का टेम्पल है। बिकॉज ऑफ दिस का जो आप साइज देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, इसकी मूर्तियां जो रखी है वहां पे वो सब देखेंगे, और आप पूरा ये सब स्टाइल देखेंगे, वो सब की सब क्या है, एक जो बनाया गया है वो सब एक इंडियन आर्किटेक्चर ने बनाया है। भारतीय आर्किटेक्चर जैसा भी हमारा होता है उस तरीके से मंदिर को तैयार किया गया है, ठीक है। और अगर हम कैलाशनाथ टेम्पल की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे इज द लार्जेस्ट ऑफ द 34 बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू केव टेम्पल। अगर हम कैलाशनाथ टेम्पल में देखेंगे यहाँ पे कितनी 16 गुफाएं हैं, जिसमें 34 बुद्धिस्ट, जैन हैं और हिंदू की गुफाएं आपको टेम्पल देखने को मिलेंगी। मोनास्ट्रीज भी हैं नोन एज कलेक्टिवली एज अ इलोरा cave ranging for 2 kilometers along the sloping basalt cliff at the side। अब बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में पॉइंट आ जा सकता है कि ये जो टेम्पल है ये कब के टाइम का है, तो ये था 8th सेंचुरी का। तो इसमें कौन था, कौन सा राजा के टाइम का था, राष्ट्रकूट का राजा था कृष्णा फर्स्ट। With some element completed later, the temple architecture show traces of Pallavas and Cholakya site। तो ये क्या बताता है कि ये में जो हम लोग टेम्पल का आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये हमें पल्लवास और चौलक्या के स्टाइल का हमें नजर आता है। लाइक हमें कोई चीज ऐसी दिखती है कि हाँ यार हमने ये ऐसा देखा, ये इसकी तरह दिखता है, तो ये टेम्पल भी जो है कैलाशनाथ टेम्पल, ये भी पल्लवास और चौलक्या के स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर ये शो करता है। यही बात करेंगे तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि मंदिर में वास्तुकला के बराबर भव्य पैमाने पे कई राहत और मुक्त खड़ी मूर्तियां भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें सजाने वाले चित्रों के लिए केवल निशान शेष हैं। तो आपने देखा कैलाशनाथ टेम्पल में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उस समय राजा कौन था, ये कहाँ पर है, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है इनसे रिलेटेड, ये सब कुछ लिख लो। हिंदी वाले स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप इसका एसएस ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द अर्ली कदम्बस बिलोंग टू विच ऑफ दीज टेरिटरीज। तो प्रारंभिक जो कदम्ब है इनमें से किस प्रदेश के थे? आपके ऑप्शन है लता के, बनवासी के, श्रीकांत के या तोंडा मंडलम के। तो प्रारंभिक जो कदम जो थे वो इन कौन से प्रदेश से थे? तो वो थे आप लोगों के बनवासी जगह से, ठीक है, बनवासी प्रदेश के थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इनके बारे में और देखें तो द हलमंडी इंस्क्रिप्शन एट हलमंदी विलेज, जो आपकी हलमंदी इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर है आप लोगों का? हलमंदी में देखने को मिलता है आप लोगों को। और अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, इनसे रिलेटेड भी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया जो अर्ली कदम्बस थे वो कौन सी टेरिटरी से बिलोंग करते थे? तो वो तो बनारसी से थे। अब आपको मैं और डिटेल में अगर बताऊं तो ये जो कदम्बस है, तो आपको पहली बात याद रखना है ये कौन से इंस्क्रिप्शन में है। तो हदम्बिक इंस्क्रिप्शन जो है ये एट हलमदी विलेज से है। यूजुअली कौन सा टाइम? 450 के टाइम पर। इज द अर्लीस्ट कन्नड़ इंस्क्रिप्शन इशूड बाय द कदम्बा डायनेस्टी। तो कदम्बा डायनेस्टी ने क्या किया था? कौन सा कन्नड़ लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन को इशू किया था? ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट कोई पॉइंट जो आपको याद रखना है, तो कदम्बस का टाइम पीरियड 345 से 525 तक था। वरन एंशिएंट रॉयल फैमिली के थे, कर्नाटक इंडिया के क्या थे ये? फेमस क्या थे? रॉयल फैमिली से थे। और इन्होंने रूल कहाँ किया था? नॉर्थ के कर्नाटक के साइड ऑन द कोंकण की तरफ, जो आज हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो क्या है? उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर? एक बार मैं और आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये जो हलमदी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, हलमदी गांव में हलमदी जो शिलालेख है ये आमतौर पर 450 ईसा पूर्व जो सन का है। और यहाँ पे कदम जो राजवंश द्वारा ये जारी किया गया था सबसे पहला कन्नड़ शिलालेख है। तो ये हलमदी इंस्क्रिप्शन जो है ये एक कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है जो कि कदम डायनेस्टी ने इसको क्या इशू किया था। यहाँ तक क्लियर? दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो कदम्ब है जो कर्नाटक का, ये भारत का सबसे पुराना क्या है? शाही रॉयल फैमिली से है, जिसने कि नॉर्थ कर्नाटक यानी उत्तर कर्नाटक और जिसे हम प्रेजेंट टाइम में क्या
कहते हैं उत्तर के कन्नड़ जिले में बनवासी से कोकड़ पर इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, रूल किया था। इसीलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ देख रहे हो, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखना, क्योंकि आज यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो इससे और क्या क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन में बता दे रही हूँ। आई होप अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया था कि अरघटा सिंचाई के कुएं आमतौर पर प्रारंभिक मध्यकाल में पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अरघटा है, जिसे हम इरिगेशन वेल्स के नाम पे, ये बात भी याद रखना। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन जो है उसको पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ो, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि अरघट जो है ये क्या है। तो याद रखना, ये सिंचाई के कुएं है, इरिगेशन वेल था, और यूजुअली फाउंड इन अर्ली मेडिएवल। तो हमें ये कहाँ देखने को मिले थे, स्टार्टिंग के मध्यकालीन टाइम पर हमें ये देखने को मिले थे। तो किस जगह पर, बंगाल में, राजस्थान में, कर्नाटक में या उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है राजस्थान में। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट होता है। अगर हम इसमें और देखेंगे तो इन संस्कृत में अरागढ़ हैज बीन यूज्ड टू डिफाइन द पर्शियन व्हील इन एंशिएंट टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, अगर हम संस्कृत भाषा, याद रखना ये वर्ड भी, तो अरागढ़ एक क्या है, संस्कृत लैंग्वेज में है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो डिफाइन में क्या है, पर्शियन व्हील है उस पुराने एंशिएंट टेक्स्ट में। द अरागढ़ ऑरिजिनेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द वर्ड अरा। तो अरागढ़ जो है एक अरा और घट से बना है, ठीक है, अरा। तो ये 2 वर्ड से बना है आप लोगों का, ठीक है, अर प्लस घट से, ये 2 मिला करके आप लोगों का ये वर्ड बना है। और यहाँ आपसे बोला गया है कि अरा का मतलब है डिनोटिंग स्पोक एंड घट का मतलब है डिनोटिंग पोट। तो आपको याद रखना है ये क्या है, इसका मतलब दे रखा है अरा का मतलब स्पोक से, और इसका मतलब दे रखा है आप लोगों का पॉट से। तो ये एक प्रूव कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है दैट ये सिस्टम जो है डेवलप करना चाहता है हमारे भारत में। क्या बढ़ाना चाहता है, पानी और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उसने क्या करे, कुएं को और खोल रखा था कि और सारे कुएं बनाए, ठीक है। तो वो क्या चाहता है कि इन द पास्ट टू रेज वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स। तो वो क्या चाहता था कि जो पास्ट टाइम में क्या हुआ, पानी हमारा और बढ़े, तो इसलिए वो उसने क्या करे थे, किससे, कुएं से। तो इसलिए उसने क्या बनवाए थे, ये अरागढ़ हमें देखने को मिलते हैं मेडिएवल टाइम में। क्लियर हो गया। तो अरागढ़ याद रखना है, इरिगेशन ये वेल्स हैं, ये कुएं थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द मैघूती टेम्पल कहाँ पर है। तो मैघूती टेम्पल जो है कहाँ स्थित है, हम्पी में, ऐहोल में, हेल्बिड में या पतादाकल में। तो मैघूती टेम्पल कहाँ पर है, ऐहोल में। तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में देखेंगे और तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका मैघूटी टेम्पल है, याद रखना है ऐहोल में है। तो ये कब बना था, कंस्ट्रक्ट हुआ 634 एडी में। मैघूटी टेम्पल जैन, ये क्या है, एक जैन का टेम्पल है, ठीक है। बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना, मैघूटी क्या है, जैन का टेम्पल है, इज द ओनली डेटेड मॉन्यूमेंट इन ऐहोल। तो ये मैघूटी जैन मंदिर जो है ऐहोल में एकमात्र क्या, एक स्मारक टेम्पल है, याद रखना। The temple has very valuable inscription in the form of poetry from the region of Pulakeshin II. यहाँ पे मैं जो भी हाईलाइट रखती हूँ या पॉइंट बता रही हूँ उसको ध्यान से समझना कि ये जो टेम्पल है आपको ऐहोल में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पुलकेशी जो द्वितीय हैं कि शासन काल से कविता के रूप में मंदिर में बहुत मूल्यवान शिलालेख हमें देखने को मिले। मंदिर के यहाँ पे 2 स्तर हैं। द टेम्पल हैज 2 लेवल। यहाँ पे हमें 2 लेवल देखने को मिलते हैं। एक बड़े स्तंभ वाले मुख्य मंडप के साथ जमीनी स्तर पर खाली आंतरिक गर्भगृह देखने को मिलता है, और उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर है जिस तक हमें क्या पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या ग्राउंड लेवल पे विद लार्ज पिलर मुख्य मंडप है, जहाँ पे विद एम्प्टी इनर सेंटम एंड अ स्मॉल चैनल टॉप ऑफ द विच कैन बी रीच्ड। तो आपने देखा मैघूटी टेम्पल जो है ये क्या है, एक जैन का टेम्पल है। बात ये पॉइंट याद रखना है। कौन से किसकी बात की गई, पुलाकेशिन सेकंड के टाइम पे, उस समय जो शासन कर रहा था वो कौन था, पुलाकेशिन सेकंड। ये सारी बातें याद रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तब आपका
आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो नूरे बातिन है वो किसको संदर्भ कर रहा है, रिफर्स कर रहा है। आपके ऑप्शन सनलाइट को, स्पिरिचुअल इंसाइट को, डिवाइन इंसाइट को या कॉग्निटिव इंसाइट को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक अंतरराष्ट्रीय को। तो स्टूडेंट पहली बात तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करा सकूं एक्सप्लेनेशन के साथ। बीच बीच में मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन ऐड अप कर रखे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आगे, जो प्रीवियस ईयर नहीं है। तो इसीलिए बने रहो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके साथ ही साथ पूछते रहना, मैं आपको साथ ही साथ जवाब भी देती रहूंगी हर एक क्वेश्चंस का। बट ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, पूछ लेना, क्योंकि आप लोगों को यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको डाउट ना हो, क्योंकि टॉपिक क्लियर होगा तभी आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर मैं आज आपको सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस के आंसर बताती भी चलूं और आगे बढ़ जाऊं तो आप लोग एक टाइम पे आंसर भूल जाओगे। लेकिन अगर उस टॉपिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली से कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना ही है। ओके, तो मेहनत करो और मेरे साथ बने रहो। हम लोग साथ में आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक जरूर कर लेंगे। आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नूरे बेतन जो है किसको, क्योंकि आप लोगों ने देखा यहाँ पे हिस्ट्री के आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से पूछे जाते हैं इस तरीके से तैयारी करो और उसी टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलोगे तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, विच हिस्टोरियन डेवलप द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल सुल्तान अमंग हिंदू किंग्स एज यूज्ड बाय द विजयनगर रूलर। तो विजयनगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो ये मेडिएवल हिस्ट्री के टर्म में पेपर है। तो कौन सा वो इतिहासकार ने विजयनगर शासक द्वारा प्रयुक्त हिंदू राजाओं के बीच सुल्तान शीर्षक के महत्व को विकसित करा था, डेवलप करा था? आपके ऑप्शन है कैथरीन एसर ने, W.H. मैकल्यूड ने, रिचार्ड डेविस ने या फिलिप वैगनोर ने। तो वो कौन सा इतिहासकार था? तो वो था आपका फिलिप वैगनोर ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी, बाबरनामा, जिसको तुझ के बाबरी, ये दोनों नाम से जाना जाता है, याद रखना। तुझ के बाबरी और बाबरनामा ही क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी है, याद रखना। वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? ऑप्शन है पुश्तो में, अरेबिक में, पर्शियन में या टर्किश में। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। वैसे तो इसका आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्शियन यानी कि फारसी लैंग्वेज में, ठीक है। बट लेकिन बच्चे इसको क्या कराते हैं, ऑप्शन नंबर बी कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुगल्स एम्पायर के ये बाबर है और मुगल्स के लोग मुस्लिम्स थे और लोग सोचते हैं मुसलमानों की जो लैंग्वेज होती है वो अरब होती है, अरेबिक होती है। तो इसीलिए वो उस पर्पज से क्या लगा के आते हैं, अरेबिक लगा के चले आते हैं। बल्कि ये गलत है। यहाँ पे आप जितने भी मुगल्स एम्पायर देखेंगे, उन्होंने अगर कोई बुक लिखी है या बात कही है तो वो किस में, पर्शियन लैंग्वेज में ही कही है। तो याद रखना फारसी भाषा में कही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इनके बारे में और देखेंगे तो तुझ के बाबरी या बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर ऑफ द इन इंडिया, ये आप सभी जानते हैं, यही बाबर है जो क्या है, मुगल एम्पायर की क्या है, संस्थापक है। इन्होंने मुगल एम्पायर यहाँ पे स्थापना की थी। इन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का जो युद्ध किया था उसमें बाबर जीत गए थे। इसके बाद यहीं से यहाँ क्या होती है, हमारे मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हो जाती है। ये बातें क्लियर है आप लोगों को? अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो मुगल एम्पायर स्टार्ट कब हुआ था? 1526 से मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था किसने? बाबर ने, ठीक है। बाबर ने लिखी थी किसमें? टर्किश लैंग्वेज में। बट मुगल इंपीरियल ऑफिसर जो अब्बुर राहिम खान हैं, एक खानन, उनके जो बेटे हैं बैरम खान ने, तो उन्होंने क्या करा, इसको ट्रांसलेट कर दिया था पर्शियन लैंग्वेज में। तो देखा आपने कि यहीं पे आपको कंफ्यूज कर गया था कि बाबर ने इसको किस में लिखा था? टर्किश की लैंग्वेज में। तो बच्चे क्या लगाए आते हैं इसको? टर्किश की लैंग्वेज में। बट आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? पर्शियन लैंग्वेज। हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? पर्शियन यानी कि फारसी लैंग्वेज में लिखा था।
ये डाउट क्लियर करने के लिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है आप लोगों का। चाहती तो मैं ये क्वेश्चन नहीं रखती, बहुत बच्चों को इसका आंसर पता होगा और इजी क्वेश्चन है, बट इसमें जो गलतियां होती है उसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बाबर ने ये टर्किश लैंग्वेज में ही लिखा था, लेकिन जो उनके अबुर रहीम खान है, खानान, उनका जो बेटा है बहरम खान ने इसको क्या किया था, पर्शियन लैंग्वेज में, पारसी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर दिया था। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ सूफी मजूफत, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी मजफूकत है, बताइए जल्दी से कि चिश्ती सूफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताते रहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट कीजिए। पूरी जितने भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो सब कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा, साथ ही साथ आंसर दो। अब आपके प्रैक्टिस का टाइम है, तो आप लोग एक मॉक टेस्ट की बेस पे चला करो। आप सिर्फ जब मैं कुछ समझा रही होती हूँ तब आप अच्छे से समझा करो, अदरवाइज पूरी कोशिश किया करो क्वेश्चन के आंसर दो, क्योंकि अभी आप तैयारियां करोगे तभी अपने एग्जाम के क्वेश्चंस जब पढ़ोगे तो जिसको करने में जल्दी जल्दी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो सूफी मुजाफत है तो इसमें क्या है, फहद अल फुआद, फवाद अल फुआद या खैर अल मजलिस, या ये दोनों ही, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो इनमें से जो ग्रंथ सूफी मौजूफकत ने लिया है तो वो दोनों की दोनों है, तो उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहामनी और विजयनगर की जो किंगडम है, इसमें जो दोनों के बीच में विवाद की जो जड़ है कौन सी है, ये आपको बताना है। इन जो आपके पास है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वारंगल, मालाबार, मुदेर या रायचूर दोआब, इन चारों में से कौन सी वो जगह है जिसकी वजह से बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के बीच में विवाद चल रहा था। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, विवाद चल रहा था, क्योंकि याद रखना ये क्या था, जो बहमनी और विजयनगर का जो साम्राज्य है ये किसका है, कृष्णा तुंगभद्र दोआब पे था। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था कब, 1366 में, 1367 में हुआ था। और उस समय कौन थे, जो उस दौरान कौन था, बुक्का फर्स्ट। ठीक है, बुक्का और हरियाणा विजयनगर के फाउंडर, ये आप सब जानते हैं, तो ये बात याद रखना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। आपके ऑप्शन में कृष्णा तुंगभद्र दोआब भी आ सकता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना कौन से ईयर में है ये भी, और उस समय उस दौरान कौन था, बुक्का फर्स्ट। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये भी आप लोगों का किससे, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन है। यहाँ पे शेरशाह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बातें बोली गई हैं, तो इसमें से कौन सी बातें सही हैं वो बताना। ये इंग्लिश में, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी है, तो वो सब कुछ देखते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है, शेरशाह प्रेफर टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन कैश एक्सेप्ट फॉर पेरिशेबल गुड्स वेयर इट इज रिसीव इन काइंडली ओनली। तो पहला ऑप्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अबाव वर द लोकल टैक्सेस लेविड ऑन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेरियस ट्रेड एंड प्रोफेशन एंड ऑन ट्रांसपोर्ट। तीसरा कह रहा है, कल्टिवेटर हैड टू पे 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस टू द स्टेट। फोर्थ ऑप्शन है, ऑल द कल्टिवेटर लैंड वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, गुड, माइल्डिंग एंड बैड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो शेरशाह का रेवेन्यू सिस्टम है, यहाँ पे जो बात सही है, ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पे सही है वो बताना है आपको। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होता है पहला ऑप्शन। अगर हम देखेंगे, शेरशाह प्रेफर टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन कैश, तो ये वाला एक्सेप्ट फॉर पेरिशेबल गुड वेयर रिसीव इन काइंड ओनली, तो ये ऑप्शन आपका होता है बिल्कुल गलत। पहला पॉइंट होता है आपका गलत। तो आपके ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन में फर्स्ट दे रखा है, तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर डी कट जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि अबाव ये एक लोकल टैक्स था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये प्रोड्यूस भी करते थे, कंज्यूम भी करते थे, जो भी इन लोगों के ट्रेड और प्रोफेशन जो भी ट्रांसपोर्ट होता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। आपके ऑप्शन में सेकंड कहाँ दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट को देखेंगे तो हिंदू वाले में कह रहा है कि शेरशाह ने नकदी में राजस्व एकत्र इकट्ठा करना पसंद किया था, केवल खराब होने वाले सामानों को छोड़कर, या केवल वस्तु के रूप में प्राप्त किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल होता है गलत, क्योंकि शेरशाह के जो राजस्व प्रशासन में था ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो सिर्फ
खराब होने वाले जो सामान थे उनको छोड़ करके बाकी को उनका टैक्स लेता था, ऐसा नहीं होता था। ऑप्शन दूसरा कह रहा है अब आप विभिन्न व्यापार और व्यवसायों के उत्पादन और खपत और परिवहन पर लगाए गए स्थानीय कर के थे, तो वो बिल्कुल सही है। किसानों को अपनी जो भी उनकी एग्रीकल्चर होती थी, उस उपज होती थी, उसमें से 1/3 हिस्सा अपने राज्य को देना पड़ता था, बिल्कुल सही बात है, उन्हें देना पड़ता था। और जितने भी कृषि योग्य भूमि को उत्पादन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया, अच्छा, बुरा और मध्यम, अच्छा, बुरा और बराबर, ठीक ठाक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पे आपका इसलिए राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी सब सही है। अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि शेरशाह का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो शेरशाह का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो शेरशाह चेंज्ड द सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सम इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ इट्स कलेक्शन। तो शेरशाह सिस्टम क्या किया था, अपने लैंड रेवेन्यू में अपने इसने साथ ही साथ कुछ इम्प्रूवमेंट लाए थे अपने जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के मेथड में। यहाँ पे क्या किया, इसने कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ हिंदी में भी लगा रखी है, तो चलो हिंदी में ही देख लेते ताकि आप दोनों को ही बातें क्लियर हो जाए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट वहाँ पे इसका एसेस ले सकते हैं। तो शेरशाह ने भू राजस्व के निर्धारण पर प्रणाली को बदल दिया था और उसके संग्रह के तरीकों में कुछ सुधार भी किए थे। उन्होंने भूमि राजस्व की एक प्रणाली शुरू करने का उन्होंने क्या किया था, एक लक्ष्य बनाया था जहां किसान को खेती के तहत भूमि से फसल की अपेक्षित उपजाऊ का 1/3 मुख्य रूप से भुगतान करने के लिए कहा गया। तो ये आपने ऑप्शन में देखा था कि फार्मर्स को अपने उपज में से जो उन्होंने फार्मिंग की है, खेती करी है, अपना 1/3 हिस्सा देना पड़ेगा। भूमि को नापा गया और उसे क्या किया गया, कागजातों के खिलाफ दर्ज किया गया। माप की इकाई सिकंदर लोदी का यार्ड का था जो कि 32 अंक लंबा था। याद रखना, सिकंदर लोदी का। नतीजा ये होगा कि पुरानी व्यवस्था अन्य जगहों पर भी जारी रही थी और जो राज्य से वास्तविक उपज का जो 1/3 जो दावा किया गया था, ना कि हर किसान को अनुमानित और अपेक्षित उपज पर कभी कभी उनके स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार भी ये मांग तय की जाती थी। क्लियर हो गया। तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता था कि कभी कभी इनकी रीति रिवाज जो उनके रिचुअल्स होते थे उनके अनुसार ही इन लोगों से मांग की जाती थी और उसके हिसाब से ये लोग क्या करते थे, उनकी मांग को तय किया करते थे। क्लियर हो गया। तो ये है आप लोगों की शेरशाह सूरी का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बहमनी बंदरगाह का उल्लेख रूसी यात्री निकेतन द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र रूप में किया गया है? विच अमंग द फॉलोइंग बहामनी सी पोर्ट हैज बीन मेंशन्ड एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी बाय द रशियन ट्रैवलर निकेतन? तो ये बात याद रखना, जो निकेतन है ये कौन था, एक रशियन ट्रैवलर था। क्वेश्चन में जो पॉइंट्स है वो सब भी याद रखना। तो आपके ऑप्शंस में थे दमन, दाबुली, काकीनाडा या बेसिन। तो जो रशियन का ट्रैवल निकेतन है, जो उसकी कमर्शियल एक्टिविटी थी, उसका इंपॉर्टेंट जो सेंटर है वो कौन सा था, दाबुल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु सुपरवाइज द ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इनटू पर्शियन? तो महाभारत के जो फारसी में अनुवाद की गई, जो इनकी निगरानी थी वो किसने की थी? आपके ऑप्शन है अबुल फजल ने या अबुल फैज ने या राजा जयसिंह ने या बलबन ने। तो स्टूडेंट आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो और इतने क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर पाए। बाकी के और भी क्वेश्चंस हम एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड के हम ऐसे ही करते रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो। लाइक शेयर करेंगे तभी मेरे को और रहेगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, हेल्पफुल रही है। तो ऐसे ही मैं आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती रहूंगी, हर एक हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से। मेरे चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस सीरीज में जुड़ जाओ और अपने एंट्रेंस एग्जाम की कैसी तैयारियां हैं, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ देख लो और अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल पे बने रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी है तो नोटिफिकेशन आपके पास आए। ऐसी क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस के कितने आंसर आप लोगों के करेक्ट हुए, कमेंट करके जरूर बताना। और देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं, ताकि उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आप लोग अपने एग्जाम क्रैक करने के कितने पास हैं। ओके, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कुछ क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, वहां जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब
मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सबका देती हूँ रिप्लाई, तो आपके भी उन क्वेश्चंस या डाउट को मैं क्लियर करूँगी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।